लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख अमेरिका की राजनीति में ट्रंप युग के असर को उजागर करता है, खासकर उन रिपब्लिकन नेताओं के संदर्भ में जो पहले ट्रंप के दबाव में झुकते रहे लेकिन अब पछता रहे हैं। लेखक ये दिखाना चाहता है कि किस तरह नेताओं ने ट्रंप के कहने पर ऐसे फैसले लिए जिनसे देश को नुकसान हुआ, जैसे मेडिकेड में कटौती, वैज्ञानिक संस्थानों को कमजोर करना और बेलगाम बयानबाजी को बढ़ावा देना। अब वही नेता जैसे जोश हॉली, थॉम टिलिस, लिसा मुर्कोवस्की और यहाँ तक कि एलन मस्क जैसे प्रभावशाली लोग उल्टी चालें चल रहे हैं। किसी ने नया बिल पेश किया है, कोई चुनाव लड़ने से पीछे हट गया है, तो कोई नई पार्टी बनाने की बात कर रहा है। लेख ये कहता है, ये केवल बचना नहीं है, ये पछतावा है और कई मामलों में देर से जागी हुई आत्मग्लानि भी। ये नेता जानते थे कि ट्रंप कौन है, फिर भी उन्होंने अपनी नैतिकता को ताक पर रखकर उनका समर्थन किया। अब जब नतीजे सामने हैं, समाज बंट रहा है, संस्थाएं कमजोर हो रही हैं और चरमपंथ को बढ़ावा मिला है, तब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया। लेख ये चेतावनी भी देता है कि इन पछताने वाले नेताओं की संख्या आगे और बढ़ेगी और ये अमेरिका की राजनीतिक संस्कृति के लिए एक जरूरी सवाल खड़े करता है। क्या देर से किया गया पश्चाताप माफी के काबिल होता है? और जब नेता पहले खुद नुकसान में हिस्सेदार रहे, तो क्या वे सच में बदलाव ला सकते हैं? संक्षेप में ये लेख एक गहरी चिंता दिखाता है कि कैसे सत्ता के लालच में की गई चुप्पी और समझौते अंत में शर्म, पछतावे और अविश्वास में बदल जाते हैं। ये सिर्फ राजनीति की आलोचना नहीं, बल्कि एक नैतिक चेतावनी भी है। द गार्जियन का संपादकीय यूरोप में चल रही आर्थिक नीतियों की विफलता और उसके सामाजिक असर को लेकर एक गंभीर चेतावनी है। लेख कहता है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की सरकारें बजट संतुलन के नाम पर कमजोर और मध्यम वर्ग पर लगातार बोझ डाल रही हैं। पेंशन में कटौती, सामाजिक योजनाओं में कमी और टैक्स छूटों को रोकना जैसे फैसलों के जरिए। दूसरी तरफ सबसे अमीर तबके से कोई वास्तविक योगदान नहीं लिया जा रहा। इस दोहरे रवैये की वजह से जनता का भरोसा टूट रहा है और बड़ी संख्या में लोग दक्षिणपंथी, कट्टर और विभाजनकारी राजनीति की ओर झुक रहे हैं। लेख साफ कहता है कि अब हम सब एक साथ हैं जैसे नारे काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि असली कुर्बानी केवल आम नागरिकों से मांगी जा रही है, जबकि अमीर और ताकतवर वर्ग लगातार और अमीर होता जा रहा है। महामारी के बाद की आर्थिक चुनौतियां, बुजुर्ग होती आबादी की देखभाल और पर्यावरण संकट से निपटने के लिए समाज को एकजुट करने की जरूरत है। लेकिन ये सामाजिक एकता तब तक नहीं बन सकती जब तक सरकारें सिर्फ नीचे के तबकों को ही नुकसान पहुंचाती रहें। ये लेख यूरोप की मौजूदा आर्थिक सोच, जिसमें हमेशा कटौती और तपस्या पर जोर दिया जाता है, की विफलता को उजागर करना चाहता है। ये सत्ता में बैठे नेताओं को चेतावनी देता है कि अगर वे सिर्फ कमजोरों पर बोझ डालकर समाज का पुनर्निर्माण करना चाहेंगे, तो वे समाज को और तोड़ेंगे, जोड़ेंगे नहीं। ये लेख मांग करता है कि अब वक्त है आर्थिक सोच को पूरी तरह बदलने का, ताकि न्यायसंगत और टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ा जा सके। द हिंदू का संपादकीय का मकसद ये दिखाना है कि अमेरिका द्वारा टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित करना आतंकवाद के खिलाफ एक अहम और प्रतीकात्मक कदम तो है, लेकिन ये अपने आप में काफी नहीं है। लेख साफ करता है कि टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का नया मुखौटा मानकर इस पर कार्रवाई जरूरी थी, खासकर पहलगाम हमले के बाद, जिसकी जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली थी। हालांकि अमेरिका की कार्रवाई भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे संयुक्त राष्ट्र पर अपनी बात मजबूत करने में मददगार हो सकती है, लेकिन असल चुनौती ये है कि पाकिस्तान की जमीन से चलने वाले इन संगठनों को प्रभावी तौर पर रोकने के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर कितना गंभीर दबाव बनाता है। लेख इस बात की ओर इशारा करता है कि अमेरिका की हाल की पाकिस्तान मैत्री गतिविधियां, जैसे पाक सैन्य प्रमुख को व्हाइट हाउस में विशेष भोज देना, भारत के लिए चिंता का विषय है। संपादकीय ये भी कहता है कि भारत को अब केवल प्रतीकों से आगे बढ़ते हुए कानूनी और कूटनीतिक तौर पर ऐसे आतंकवादी नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने और हमलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में और भी सख्ती से काम करना होगा।
अमर उजाला का संपादकीय उत्तर प्रदेश में हाल ही में उजागर हुए एक बड़े धर्मांतरण नेटवर्क की आड़ में समाज और प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी है। लेख का मकसद सिर्फ जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के मामले को नहीं, बल्कि उसके जरिए देश भर में फैले हुए एक सुनियोजित, संगठित और खतरनाक धर्मांतरण अभियान की ओर ध्यान खींचना है। लेख बताता है कि कैसे 6 राज्यों में फैले इस नेटवर्क का न सिर्फ धर्मांतरण से बल्कि कट्टरपंथ, देश विरोधी गतिविधियों और आतंकी संगठनों से भी संबंध है। ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन का भी विषय है। लेखक इस सवाल उठाता है कि जब ये गतिविधियां वर्षों से चल रही थी तो प्रशासन कहाँ था। लेख इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ गिरफ्तारियां काफी नहीं हैं, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही, तकनीकी निगरानी, विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण और समाज में सहिष्णुता को बढ़ावा देना जरूरी है। कुल मिलाकर ये लेख चेतावनी देता है कि अगर समय रहते ठोस और सतत कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे नेटवर्क देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। द डेक्कन हेराल्ड का ये लेख भारत में गहराई से जमी हुई वीआईपी संस्कृति की आलोचना करता है और बताता है कि कैसे सत्ता और विशेषाधिकारों की ये परंपरा आम नागरिकों से नेताओं और अधिकारियों को दूर कर देती है, मानसिक रूप से भी और अनुभव के स्तर पर भी। लेख की शुरुआत एक आम अनुभव से होती है, जब राजधानी की किसी सड़क पर आम नागरिकों को हथियारबंद गाड़ियों द्वारा अचानक रास्ता छोड़ने को मजबूर किया जाता है। ये घटना किसी आपात सुरक्षा स्थिति की नहीं, बल्कि एक वीआईपी के चंद सेकंड बचाने की होती है। यही अधिकार संस्कृति धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था बना देती है जिसमें जो लोग शासन कर रहे हैं वो जनता की परेशानियों को समझने की न क्षमता रखते हैं, न जरूरत महसूस करते हैं। लेख का मूल तर्क ये है कि जब शासक वर्ग खुद हर उस समस्या से अलग हो जाता है जिसका सामना आम आदमी करता है, चाहे वो ट्रैफिक हो, अस्पताल की लाइन हो या सरकारी दफ्तर की फाइल, तो उनके फैसले भी जन संवेदना से कटे हुए होते हैं। इसीलिए ये संस्कृति न केवल असमानता बढ़ाती है, बल्कि लोकतंत्र को भी खोखला करती है। इसका सबसे गंभीर असर व्यापारियों और उद्यमियों पर पड़ता है, जिन्हें छोटी छोटी सरकारी मंजूरियों के लिए भारी वक्त और पैसा खर्च करना पड़ता है। लेख बताता है कि कैसे हमारे देश की नौकरशाही आज भी कारोबार को संदेह की दृष्टि से देखती है और इस वजह से भारत, चीन, वियतनाम जैसे देशों से भी पीछे छूटता जा रहा है, जो व्यापार को सरल बनाने में ज्यादा सजग हैं। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों को तो अपवाद स्वरूप मदद मिल जाती है, लेकिन छोटे और मंझोले उद्यमों को वही पुरानी वीआईपी मानसिकता के कारण संघर्ष करना पड़ता है। लेख इस संस्कृति को खत्म करने की अपील करता है, केवल प्रतीकों तक सीमित नहीं, जैसे लाल बत्ती हटाना, बल्कि सोच और व्यवस्था दोनों स्तरों पर बदलाव की जरूरत को रेखांकित करता है। अंत में लेखक सुझाव देता है, अधिकारियों को खुद आम लोगों या एमएसएमई के बीच जाकर अपनी जमीनी सच्चाई समझनी चाहिए, ताकि नीतियां ज्यादा संवेदनशील और व्यवहारिक बने। यही बदलाव भारत को वास्तव में आगे ले जा सकता है, एक ऐसा देश जो हैसियत नहीं बल्कि मेहनत को महत्व दे। द टेलीग्राफ का संपादकीय बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं और इससे जुड़ी राजनीति की जटिलता को उजागर करता है। लेख इससे और ध्यान खींचता है कि राज्य में हाल के दिनों में हत्या और हिंसा के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो अस्पताल में घुसकर मर्डर हो, उद्योगपति की हत्या या राजनीतिक नेताओं पर हमले। आंकड़े बताते हैं कि हर महीने औसतन 229 हत्याएं हो रही हैं, जो राज्य में कानून व्यवस्था की भयावह स्थिति का संकेत है। विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बना रही हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद सत्ताधारी इस गठबंधन के नेताओं को भी इसका शिकार होना पड़ रहा है। संपादकीय तीखी टिप्पणी करता है कि जंगल राज का आरोप जो कभी आरजेडी पर लगाया जाता था, वही अब सत्ताधारी एनडीए के गले की हड्डी बन गया है। प्रधानमंत्री की चुप्पी और मुख्यमंत्री का फ्रीबी बांटने वाला रवैया इस गंभीर संकट के समाधान नहीं है। असल में यह लेख चेतावनी देता है कि अगर प्रशासनिक सख्ती नहीं दिखाई गई तो कानून व्यवस्था की ये गिरावट न केवल जनता की सुरक्षा को खतरे में डालेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और निवेश की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचाएगी। बेरोजगारी, युवाओं में बेचैनी और प्रशासनिक विफलता, इन सब के मेल से बिहार एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।